प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनआरआई कोटा एमबीबीएस एडमिशन इन इंडिया 2021। जैसा कि आपने हमारे पुराने कुछ वीडियोस में भी हमसे सुना होगा कि कुछ बच्चे कम स्कोर लाने के बावजूद भी टॉप के मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं और डीम्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं लो स्कोर के साथ। तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनआरआई कोटा इंडिया की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो अवेलेबल है दैट इज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। अब ये कौन से स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहाँ ये अवेलेबल है? अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, इसके अलावा गोवा, पुडुचेरी, ये जो कॉलेज हैं इनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा की सीट होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, वैसे तो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो एनआरआई कोटा है वो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में है, दैट इज एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। थर्ड क्वेश्चन है, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एनआरआई कोटा होता है? यस, जो गुजरात के सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें भी एनआरआई का कोटा होता है। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके की सीट होती हैं, या तो मैनेजमेंट की सीट होती है जिसकी फीस 10 लाख से लेके 25,75,000 रुपए तक रही थी लास्ट ईयर। सबसे कम जो फीस थी वो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी की थी और सबसे ज़्यादा जो फीस रहती है वो डीवाई पाटिल का जो मुंबई वाला कैंपस है उसकी फीस रहती है। तो आप अपने मार्क्स के बेसिस पे उनकी मैनेजमेंट भी सीट ले सकते हैं। और जिन लोगों का सपना है दिल्ली में अगर एडमिशन लेने का, अगर उनको लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना, उनका स्कोर भी ठीक ठाक है, तो दिल्ली में जो हमदर्द डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं और चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें जो फीस है वो कितनी रहती है अगर एनआरआई कोटा से हम एडमिशन लेते हैं। तो देखिए, जहाँ तक फीस की बात है, जो फीस रहती है, अगर टोटल कोर्स की फीस की बात करें तो ये $75,000 से लेकर $1,35,000 तक रहती है फॉर एंटायर कोर्स। जो भी आपका 4.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स है, मैं उसकी फीस की बात कर रहा हूँ। जो सबसे कम जो फीस रहती है वो जिपमर में रहती है, लेकिन जिपमर की कंडीशन क्या होती है कि जिपमर में सारी फीस आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देनी पड़ती है। तो जो लोग केपेबल हैं तो वो जिपमर में भी एडमिशन ले सकते हैं। जिपमर में टोटल 6 सीटें होती हैं। जो मेन कैंपस है पुडुचेरी का उसमें 5 सीटें हैं। कराईकल वाला जो कैंपस है उसमें 1 सीट रहती है एनआरआई कोटा की। लेकिन नो डाउट जिपमर के कैंपस बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस बजट को अफोर्ड कर सकते हैं और आपका स्कोर ठीक है, इतना है कि आप उसके लिए फाइट कर सकते हैं, तो आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल में, हिमाचल की जो फीस रहती है वो रहती है आपकी 20,000 यूएसडी पर एनम। अगर मैं चंडीगढ़ और पंजाब की बात करूं तो वहाँ जो टोटल कोर्स की फीस रहती है वो रहती है $1,10,000। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो फीस रहती है वो रहती है अराउंड 25,000 यूएसडी पर एनम। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो फीस रहती है वो रहती है आपकी 30,000 यूएसडी पर एनम। इसके अलावा अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में जो फीस रहती है वो रहती है $1,000, सॉरी $1,00,000। और उसमें भी कंडीशन क्या होती है कि आपको सारी फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब फर्स्ट ईयर में ही देनी पड़ती है, जबकि अलग अलग स्टेट में फीस लेने के अलग अलग नॉर्म्स हैं। कुछ स्टेट में, जैसे मैंने आपको बताया, पुडुचेरी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिपमर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ आपको पूरी फीस, या आप एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी फीस भी जो रहती है दैट इज 75,000 यूएसडी। उसमें जो भी फीस है, जैसे पुडुचेरी में या का जो जिपमर वाला कैंपस है उसमें जो फीस होगी वो आपको स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी। बाकी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर की फीस आपको देनी पड़ेगी, बाकी आप सेमेस्टर वाइज भी दे सकते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें अराउंड 60,000 पहले ले लिया जाता है, बाकी का अमाउंट के लिए आप उनको बैंक गारंटी दे सकते हैं या उसको इंस्टॉलमेंट में भी आप
दे सकते हैं। तो ये हर स्टेट का अपना अलग रूल होता है, उसको जब डिटेल में आप देखेंगे जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अब इसमें बात आती है कि एनआरआई कोटा में कितने टाइप की कैटेगरी होती हैं, कौन लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। देखिए, इसमें जो मेजरली होती है वो 5 कैटेगरी होती है। जैसे यहाँ स्क्रीन पे देखा आपने सेल्फ, अगर बच्चा खुद ही एनआरआई है, उसने अपने बाहर से पढ़ाई की है, या वो ओसीआई कार्ड होल्डर है, या वो पीआईओ की कैटेगरी में आता है और उसी स्टेट से बिलोंग करता है। मैं इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको बताऊंगा कि एडमिशन कहाँ कहाँ होता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, उसी स्टेट का से बिलोंग करता है, मतलब अगर आप स्टेट के कॉलेज की बात करें तब ये इम्प्लीमेंट होगा। सेकंड क्या होता है कि बच्चा खुद एनआरआई है या पीआईओ है या ओसीआई कार्ड होल्डर है, लेकिन वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है, वो भी एलिजिबल होता है एनआरआई कोटा की सीट के लिए। दूसरी कैटेगरी में ऐसे बच्चे आते हैं जो बच्चा खुद तो एनआरआई नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स या ब्लड रिलेटिव एनआरआई हैं और वो सेम स्टेट से बिलोंग करता है। फोर्थ जो कैटेगरी में आएगी कि बच्चा खुद एनआरआई नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स एनआरआई हैं या उसके जो ब्लड रिलेटिव हैं वो एनआरआई हैं, लेकिन बच्चा उस स्टेट से बिलोंग ना करके किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। जो फिफ्थ कैटेगरी होती है वो आती है स्पॉन्सर की कैटेगरी में। कभी कभी क्या होता है कि ना तो बच्चा खुद एनआरआई होता है और ना ही उसके पेरेंट्स एनआरआई होते हैं, बल्कि कई बार कोई उनका दूर का रिलेटिव या कोई जानने वाला या कोई उनका फ्रेंड सर्कल में उनको स्पॉन्सर कर देते हैं। तो ऐसी कैंडिडेट भी एनआरआई कोटा के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन कौन कौन से स्टेट में होते हैं, ये सब स्टेट के अपने अलग रूल होते हैं। इसमें भी फिर फर्दर वही कैटेगरी आएगी कि ऐसे कैंडिडेट सेम स्टेट के भी हो सकते हैं और दूसरे स्टेट के भी हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो क्या क्या होंगे और इसका जो एडमिशन का जो प्रोसीजर होगा वो क्या क्या होगा। सबसे पहली बात तो जो स्पॉन्सर होगा उसको ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जब ये आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं एनआरआई कोटा में एडमिशन लेने के लिए। ये आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्लेमिंग दैट ए पर्सन हु इज गोइंग टू स्पॉन्सर इज एन एनआरआई। इसके लिए भी कंडीशन क्या होती है कि जो भी आपका स्पॉन्सर है उसको 6 महीने से ज्यादा का टाइम वहां हो जाना चाहिए और करंटली उसको वहां होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, किसी ने हो सकता है कि 5 साल वहां जॉब की हो, 4 साल जॉब की हो, 3 साल जॉब की हो, या 10 साल जॉब की हो, 20 साल जॉब की हो, लेकिन वो अभी वहां नहीं है, तो ऐसे लोग आपको स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे, उनका करंटली वहां होना जरूरी है। उसके बाद आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपका कैंडिडेट का और जो आपको स्पॉन्सर करने वाले हैं उनका जो रिलेशनशिप है उसका आपको एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। इसके लिए एक एफिडेविट आपको अलग से देना पड़ता है। जो फोर्थ चीज होती है वो रहती है एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑफ द स्पॉन्सर। जो भी आपको स्पॉन्सर करेगा उसको एम्बेसी से पर्टिकुलरली जो फॉर्मेट दिया जाएगा उसमें आपको टाइमली ये सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए और जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो उसके टाइम आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड नीट स्कोर होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों को ये लगता है अगर हम एनआरआई कोटा से आते हैं तो एमबीबीएस में एडमिशन हमें बिना नीट क्वालिफाई भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने इंडिया में एडमिशन लेना है तो आपके लिए नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है, बेशक आप एनआरआई कैटेगरी से आते हैं, ओसीआई से आते हैं या पीआईओ से आते हैं। हालांकि कुछ कोर्सेज हैं जिसमें बिना नीट क्वालिफाई भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे अगर आपका वेटरनरी में एडमिशन है तो वेटरनरी के कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें आप एनआरआई कोटा के थ्रू अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और जहां तक बात है वेटरनरी एडमिशन की, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, कुछ की डेट ऑलरेडी चली भी गई है, तो उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर उसकी आपको डिटेल चाहिए तो हमसे आप बात भी कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस होता है, एनआरआई कोटा में एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो कौन कौन से लेवल पे होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एनआरआई कोटा के एडमिशन, पीआईओ के एडमिशन या ओसीआई कार्ड होल्डर के एडमिशन दो लेवल पे होते हैं। एक होता है आपका ऑल इंडिया लेवल, जिसको हम ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं। दूसरा होता है आपका स्टेट लेवल। देखिए, ऑल इंडिया में आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ जो पार्टिसिपेट करेंगे, जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 15% सीट होती है, लेकिन उनकी कोई भी एनआरआई सीट ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि फिर हम कौन से कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा से आपने एडमिशन लेना है तो आप जिपमर में एडमिशन ले सकते हैं। आप एएमयू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहें तो डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर कोई आपको पसंद है तो आप उसमें भी एडमिशन लेंगे, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर स्टेट से आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उसकी स्टेट काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन टेक पार्ट इन काउंसलिंग। अगर आप एलिजिबल बन जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपका मेरिट में नाम आ जाता है, तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने गोवा में एडमिशन लेना है तो आपको गोवा की काउंसलिंग अलग से अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आपने एडमिशन लेना है पुडुचेरी में तो आपको पुडुचेरी की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपका इंटरेस्ट राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या चंडीगढ़, इनमें से किसी में भी आपका इंटरेस्ट है जहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस होता है, तो आपको वहाँ स्टेट की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आपको सेमी गवर्नमेंट में भी एडमिशन लेना है तो भी आपको स्टेट कोटा से लेना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल लें, अगर आपको गुजरात में एडमिशन लेना है सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो आपको वहाँ के स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड करना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है ये भी दोनों स्टेप पे अलग अलग होता है। ऑल इंडिया कोटा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही हो जाती है, जबकि अगर आप स्टेट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन कराना पड़ता है। आपको फिजिकली अपने पेरेंट्स के साथ वहां जाना पड़ता है, सारे लेटर, सारी फॉर्मेलिटीज आपको करके जानी पड़ती है। और अच्छी बात यह है कि इन बच्चों की अलग से मेरिट लिस्ट बनती है। और तो और ज़्यादातर स्टेट में एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्ड होल्डर की सीट पहले एलोकेट की जाती हैं, बाद में दूसरे बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। तो हमने इस आर्टिकल में आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपका सपना है किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या जिपमर में या और भी जो अच्छे कॉलेज हैं उसमें अगर आप कम स्कोर में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एनआरआई कोटा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए फीस हमने बताई कि फीस जो आपकी रहेगी वो रहेगी 75,000 यूएसडी से लेके 1,35,000 यूएसडी फॉर कंप्लीट कोर्स। ये अलग अलग स्टेट की फीस अलग अलग रहती है। अलग अलग स्टेट में जो कैटेगरी की जो प्रायोरिटीज होती है वो भी अलग अलग होती है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, जबकि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6 वाले बच्चों को भी एडमिशन दिए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स कितनी है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट हमने आपको बता दिए हैं। आपको चाहिए कि टाइमली आप इन डॉक्यूमेंट को बनवा लें और जहां भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पहले से ही वहां आप मेंशन करें, ताकि आपको एडमिशन में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। अच्छी बात क्या रहती है कि आप एनआरआई कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो साथ साथ आप स्टेट की जो मैनेजमेंट सीट है उसके लिए भी फाइट कर सकते हैं, और आपका स्कोर अच्छा है तो आप उसमें भी एडमिशन ले लेते हैं, तो आप दोनों तरीके से सेफ हैं। अगर आपको लगता है आपका स्कोर कम है तो आप एनआरआई कोटा का यूज करें। अगर आपको लगता है आपका स्कोर अच्छा है तो आप अपने रैंक के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है या हमारी कोई आपको इसमें गाइडेंस चाहिए तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।